कि इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसमें आप देख रहे हैं कि जो आपके पास अल्कोहल है वो अल्कोहल दो टाइप के बना रहा है प्रोडक्ट, जिसमें एक के नीचे माइनर लिखा हुआ है और एक के नीचे मेजर लिखा हुआ है। माइनर का मतलब ये आपका कम अमाउंट में बन रहा है और मेजर का मतलब ज्यादा अमाउंट बन रहा है। और हम ये भी बात बोल सकते हैं कि हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि मेजर अमाउंट मतलब मेजर वही प्रोडक्ट बनता है जिसका या जिसकी स्टेबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी। जो ज्यादा स्टेबल होगा वही मेजर होगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। फिलहाल अब हमारे हिसाब से तो बीटा एच को निकालकर यही कंपाउंड बनना चाहिए था, लेकिन ये कंपाउंड यहां पर क्यों आ गया है उसकी मैकेनिज्म को हम देखकर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो इस मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 1 देखते हैं। भाई देखिए बेटा, कुछ स्टेप या बोल सकते हो स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड कॉमन चलेंगे, उसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड स्टेप में थोड़ा ध्यान देने वाली बात आएगी। क्या है तो स्टेप नंबर फर्स्ट में कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि हमको मालूम है कि H2SO4 जो है वो एक एसिड है और वो इस तरीके से आपको H+ यानी H+ और HSO4 नेगेटिव इस तरीके से अलग होते हुए मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बेटा स्टेप नंबर सेकंड की। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा? स्टेप नंबर सेकंड में जो हमारे सामने अल्कोहल है उसकी जरा बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH2 और आगे क्या रखा हुआ है OH। और एरो के ऊपर हमने वही प्रोसीजर जैसा भी आपने देखा H+ को ले लिया है और हमको मालूम है कि O के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो बोलो क्या होगा, ये H+ इस ऑक्सीजन में जुड़ना चाहेगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास CH3, CH2, CH2, OH और ये H। फिर वही कहानी, जैसे ही H+ को इलेक्ट्रॉन मिला, इसका प्लस हट गया, लेकिन अब ये प्लस बेटा किसके ऊपर आ जाएगा, O पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हमने देखा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि हमको यहाँ पर इतने पार्ट में से H2O को बाहर करना होगा और ये वाला H2O हम तभी निकाल पाएंगे जब हम यहाँ पर इस O के ऊपर यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करें। जब बेटा ब्रेक करोगे बॉन्ड को तो यहां से आप आसानी से H2O को निकलता देख सकते हो और अब ये प्लस चार्ज उस O से हटकर आपको C पर लगते हुए मिलेगा। इसमें एक कार्बन छूट गया हमारा, इसको फिर से जरा कर लेते हैं। यहां पर आएगा बेटा CH3, CH2, CH2 फिर CH2 ऐसे। चलिए आ जाइए, यहां पर ये हो जाएगा CH3, CH2, CH2 और ये हो जाएगा CH2 और इस वाले C पर क्या लगा दिया जाएगा, प्लस चार्ज। अब आपको दिख रहा होगा कि इस प्लस वाले कार्बन के साथ केवल एक कार्बन आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा। ठीक है, अगर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो आप बोल सकते हैं ये हमारा 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है। ठीक है, अब अगर मान लो किसी तरीके से ये वाला जो प्लस चार्ज है यहां से हटकर इधर आ जाए इस वाले कार्बन के ऊपर, तो आपको दिख रहा होगा कि अगल बगल 2 कार्बन जुड़ जाएंगे, यानी ये बन जाएगा 2 डिग्री। अब अगर मान लो आप सोचे कि हाँ इस प्लस वाले को यहां ले जाएं, तब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तब भी अगल बगल ही 2 कार्बन मिलेंगे। तो ये काम मैकेनिज्म में किया जाता है कि जितना स्टेबल से स्टेबल कार्बोनियम आयन बन जाए या बना पाए हम, वो बना लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये एक नया स्टेप हमारे सामने आएगा जो कि पहले वाली मैकेनिज्म में नहीं हुआ क्योंकि वहां पे कोई इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ठीक है, चलिए अब जरा बात करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास है बेटा CH3, उसके बाद है CH2, फिर वाला जो CH2 है उसको फिलहाल हम ऐसे लिख रहे हैं और उसके बाद ये CH2 बेटा कैसा है, पॉजिटिव। अब ध्यान देना, जब तक आप इस वाले H को यहां पर लेके जाएंगे नहीं तब तक ये प्लस यहां पर कैसे आ पाएगा, तो आपको इस H को यहां ले जाना पड़ेगा। जब आप ऐसा करोगे तो बेटा आपको मिलेगा CH3, CH2, CH, ये बेटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पर आपके पास CH3 आ जाएगा एंड इट विल बी आ 2 डिग्री कार्बोनियम आयन जो कि हमको मालूम है 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके लिए स्टेप नंबर 4 की।
ठीक है। स्टेप नंबर 4 हमारा कॉमन स्टेप है जो अभी इससे पहले वाली मैकेनिज्म में देखा गया, और वो ये है कि हमको यहाँ पर H प्लस को बाहर करना पड़ेगा। कहां से बाहर करना पड़ेगा? बाहर करना पड़ेगा बेटा आपको कार्बोनियम आयन के जस्ट बगल वाले कार्बन से। अब यहाँ पे हम लोग फंस चुके हैं। कैसे? क्योंकि अब इस प्लस वाले कार्बन के अगल बगल में 2 कार्बन आ गए हैं और दोनों के पास बेटा सेम नंबर ऑफ H नहीं है। यहां पर H 3 है, यहां पर H केवल 2 है। अगर सेम नंबर ऑफ H नहीं है तब क्या कंडीशन लगती है, तो उसको समझ लीजिए, सुन लीजिए। तब बेटा इस कंडीशन में आपको एक रूल ध्यान रखना होगा जिसको बोलते हैं सेटजेफ रूल, यानी सेटजेफ का नियम। सेटजेफ का हालांकि हमने नियम, ये रूल हमने पहले से लिखवाया हुआ है 11th में। हम अभी फिलहाल आपको एक सिंपल सी लाइन बता दे रहे हैं, उसको दिमाग में रखिए तो कभी भूलेंगे नहीं। और वो सिंपल सी लाइन ये है कि जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा, मतलब पुअर बिकम्स पुअरर। ठीक है। और इसका मतलब क्या निकल के आया कि आप कार्बोनियम आयन के बगल वाले कार्बन को, या वही बगल वाला कार्बन चुने जिसके पास पहले से ही H का नंबर, H की संख्या कम हो, मतलब जो गरीब है वो और गरीब। तो आपको दिख रहा होगा कि इसके पास H कितने हैं बेटा? 2। इसके पास H कितने हैं? 3। तो बताइए H कहां से लिए जाए? CH2 से लिए जाए। ठीक है, चलो उसको देख लेते हैं। ये आपके पास आएगा CH3, यहां पर आपको ऐसे ले लेना होगा CH2, उसके बाद CH, ऊपर आप लगाइए पॉजिटिव और फिर बेटा हो जाएगा CH3। ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब इस बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक कर लीजिए, यहां पर निगेटिव लगाइए और यहां से बेटा आप H प्लस को बाहर कर लीजिए, और फिर से वही कहानी, पॉजिटिव नेगेटिव के जुड़ने से आपको अब यहां पर डबल बॉन्ड बनते हुए मिलेगा। और ये आप ध्यान दें तो ये बेटा वही कंपाउंड है जो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ब्यूटूइन। और ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये बना हुआ है 2 डिग्री वाले कार्बोनियम आयन से। 2 डिग्री वाला कार्बोनियम आयन 1 डिग्री वाले कार्बोनियम आयन से ज्यादा स्टेबल था, इस वजह से ब्यूटूइन बनने वाला जो कंपाउंड है वो मेजर बन रहा है, यानी ज्यादा अमाउंट बन रहा है। ब्यूट 1 इन कहां से बनेगा? वो आपको मिलेगा बेटा 1 डिग्री से। अगर आप इस वाले H को लेंगे ठीक है, इस वाले H को लेंगे तो यहां बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा और कंपाउंड आपका ब्यूट 1 इन बन जाएगा। और ये 1 डिग्री से बन रहा है, हेंस दिस कंपाउंड विल बी माइनर, यानी ये कम मात्रा में बनने वाला एक उत्पाद होगा। दैट्स क्लियर? सबको क्लियर हो रही है बात? जल्दी से यस नो में आंसर दो, कमेंट करो। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो ये उसी में ही चल रहा है बेटा। ठीक है, डिहाइड्रेशन जो भी आपने पहली हेडिंग डाली थी, निर्जलीकरण, ये सब उसी के ही पॉइंट चल रहे हैं। खाली चाहे तो पॉइंट नंबर डाल के आप इसको नोट कर लीजिएगा। और साथ में यहाँ पर ये जो आखिरी वाली लाइन जो स्टेप नंबर 4 आपने किया है, उसके नीचे चाहे तो लिख लीजिएगा सेटजेफ के नियमानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, जो ऊपर सामने लिखा हुआ है नीचे, ताकि ध्यान बना रहे जब आप इसको रिवाइज कर रहे हो। तो ब्रैकेट में लीजिएगा सेटजेफ के नियमानुसार, और एक लाइन जरूर नोट कर लीजिएगा डैश करके, समझने भर के लिए कि जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। पुअर बिकम्स पुअरर, गरीब और गरीब, सिंपल लाइन नोट कर लीजिए, पुअर बिकम्स पुअरर। सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ेंगे। डिहाइड्रेशन को लेकर यानी निर्जलीकरण को लेकर ये बेटा फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसका सेकंड पॉइंट आता है, उसमें क्या क्या कहानी होगी उसकी जरा बात करेंगे। तो डिहाइड्रेशन मेन हेडिंग ही चल रही है हमारी, अब ये उसका सेकंड पॉइंट है, चाहे तो आप इसको बी पॉइंट में नोट करना चाहे तो ले सकते हैं, कोई हेडिंग नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आपको नॉर्मली नोट करना है। लिखिएगा बी पॉइंट के लिए, लिखिएगा अल्कोहल को अधिकता में एक्सेस ऑफ अल्कोहल इज हीटेड, अल्कोहल को अधिकता में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर, एक्सेस ऑफ अल्कोहल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर ईथर का निर्माण होता है, टू फॉर्म एन ईथर, ईथर का निर्माण होता है, टू फॉर्म एन ईथर। हाँ देखिए जरा, ये हमारे पास है बेटा ROH यानी अल्कोहल, इसी के जैसे कि लिखवाया गया अधिकता में लेना, तो इसी के दूसरे मॉलिक्यूल को लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास ROH का दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक है, और अब की बार फिर से कंसंट्रेट H2SO4 को ही लेना है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब की बार भी कंसंट्रेट H2SO4 ही लिया गया है, जो कि वाटर को बाहर निकालेगा। लेकिन अब ध्यान रखना, यहाँ पर बीटा H का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लिए जा रहे हैं। अल्कोहल से H2O निकालने के लिए हमेशा बीटा H लेना पड़ेगा। ये पॉइंट तब लागू होगा, तब अप्लाई होगा जब आपके पास अल्कोहल का सिंगल मॉलिक्यूल हो, एक ही मॉलिक्यूल से अगर आप H2O निकालते हो तो हमेशा बीटा H का रिक्वायरमेंट होता है। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एक्सेस में ले रहे हो, और इसके लिए आप कहीं से भी H और OH ले सकते हैं। कंफर्म तो ये है कि H2O निकलेगा ही। ठीक है, तो यहां से बेटा आप H2O को बाहर कर दो और बाकी जो बचेगा उसको जोड़िए, तो ये आपको देगा ROR, जिसको आप क्या कहेंगे, ईथर। अब इसी में और थोड़ा देख लें, अगर हम यहाँ पर अल्कोहल में एथिल अल्कोहल का अगर यूज करते हैं तो इस तरीके से इसके भी दो मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पर लेंगे और इसको भी यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करेंगे। अब जैसा कि आप लोगों ने एथिल अल्कोहल को पहले भी आपने लिया था, उसके लिए एक टेम्परेचर आपने यूज किया था बेटा, वही टेम्परेचर यहाँ पर भी हम यूज करने वाले हैं, और वो टेम्परेचर यहाँ पर रहता है 140 का। हमने पहले से बताया हुआ है, ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये नाम से ही पूछी जाती है, मतलब टेम्परेचर से सॉरी पूछी जाती है कि क्या होता है जब व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल अल्कोहल को कंसंट्रेट यानी सांद्र H2SO4 के साथ 140 पर यानी 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ये कभी भी लिख के नहीं आएगा कि अल्कोहल को अधिकता में लेके गर्म करते हैं, एक्सेस में लेके गर्म करते हैं, ऐसा कभी नहीं आएगा। ये टेम्परेचर ही डिफाइन करेगा आपका कि कब आपको इसके 2 मोल लेने हैं और कब सिंगल मोल से H2O निकालना है। अगर यही टेम्परेचर यहाँ पे 160 कर दिया जाएगा तो आपको सिंगल मॉलिक्यूल से H2O निकालना होगा। ठीक है,
फिलहाल यहाँ से हम लोग H2O को बाहर करने वाले हैं, और जब H2O को आप बाहर करेंगे तो अब बेटा जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो मिल जाएगा C2H5O C2H5 का, जिसको आप सिंपल बोल सकते हैं डाई एथिल ईथर। और अगर इसके इस आईयूपीएसी नाम की बात करें तो बेटा इसका आईयूपीएसी नाम बनेगा इथॉक्सी इथेन का, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। बाकी सिंपल नाम डाई एथिल ईथर। अब एक पॉइंट है जो कि नोट में लिखने वाला रहेगा, वो पॉइंट क्या है वो यहाँ पर देख लें, समझ लें, और इसमें कुछ हालांकि ज्यादा दिक्कत वाला पॉइंट नहीं है, आपने अभी पढ़ा है। अभी आपने एथिल अल्कोहल, जैसे कल की बात करें, एथिल अल्कोहल का सिंगल मॉलिक्यूल लिया था, और सिंगल मॉलिक्यूल से जब आपने H2O को बाहर किया तो आपने देखा कि आपको कंपाउंड जो मिला था वो बेटा एल्कीन मिली थी, या बोले एथिलीन मिली थी। एक रिएक्शन हम लोगों ने अभी पढ़ी है जिसमें हम लोगों ने एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल यूज किए, ठीक है, और यहां पर भी आपने H2O को बाहर किया, और यहां पर अब जो आपने बनाया कंपाउंड वो बनाया बेटा डाई एथिल ईथर का। तो इसके लिए कंसंट्रेट H2O टेम्परेचर सब कुछ पहले से मालूम है। ये 2 रिएक्शन 2 अलग अलग तरीके से भी दी गई हैं, जिसमें आपको कंसंट्रेट H2SO4 के बजाय क्या लेना होता है, Al2O3, जिसका सिंपल नाम होता है एल्यूमिना बोलते हैं इसको, और इसके लिए टेम्परेचर बेटा होता है 350 डिग्री सेल्सियस का। इस रिएक्शन में भी आपको बेटा एल्यूमिना को ही लेना है, और ये 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। ये इसलिए बता दिया क्योंकि एक बार बोर्ड एग्जाम में ये पहली वाली जो रिएक्शन है पूछी जा चुकी है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को एल्यूमिना के साथ या एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो ये 2 रिएक्शन ऐसी भी हैं जिसमें आपको एल्यूमिना के लिए अलग अलग टेम्परेचर लेकर ये 2 कंपाउंड मिल सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए।